कंप्यूटर। हाँ, चला आवाज येतोय ना सगळ्यांना? आवाज येतोय गुलाबचंद जी? ओके चला। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अपनी तीन लोक के बारे में जो चर्चा चल रही है, इसके अंतर्गत पिछले क्लास में हमने निगोद का वर्णन देखा था। निगोद का वर्णन आया कहां से? आप सबको याद होगा, हमने अधोलोक का वर्णन प्रारंभ किया था। अधोलोक का सामान्य वर्णन देखते हुए हमने देखा था कि अधोलोक 7 राजू वाला है। 7 राजू में से पहले राजू में 2 नरक, दूसरे राजू में तीसरा नरक, तीसरे राजू में चौथा नरक, चौथे राजू में 5वां नरक, 5वें राजू में 6ठा नरक और 6ठे राजू में 7वां नरक। जब ये 7 नरक हो गए तो अंतिम जो एक राजू वाला भाग रहता है, जिसे हमने कहा था कलकल पृथ्वी। इस कलकल पृथ्वी में ऐसा कथन सुनने में आता है कि सिर्फ निगोद है, नित्य निगोद है। तो इसको समझते हुए हमने पूरी चर्चा 2 क्लासों में की कि निगोद किसे कहते हैं, निगोद का क्या स्वरूप है और निगोद का स्थान कहां पर है। यहीं पर है ऐसी बात नहीं, तो पूरे अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक सब जगह निगोद फैला हुआ है, निगोदिया जीव प्राप्त होते हैं। इसीलिए यहां पर भी होंगे, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि बादर निगोदिया जीवों को आधार की जरूरत है, सूक्ष्म निगोदिया जीवों को आधार की जरूरत नहीं। इसलिए कलकल पृथ्वी में निगोदिया जीव होते हैं ऐसी बात नहीं। सूक्ष्म और बादर दोनों निगोदिया जीव वातवलियों के आधार से, जीवों के शरीर के आधार से, भूमियों के आधार से सब जगह पाए जा सकते हैं। इसलिए निगोद कोई नीचे ही है ऐसी बात नहीं, वहां पर भी होगा, लेकिन इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी निगोद है। ये सब हमने चर्चा पहले विस्तार से कर चुके हैं। आज हमें दोबारा वापस अधोलोक के नरक के वर्णन के बारे में चर्चा करनी। जब नरक की चर्चा ही करनी है तो 7 नरक, 7 नरक, हर एक नरक एक के एक नीचे इस प्रकार से पाया जाता है। उनके नाम हमने पिछली क्लास में देखे हैं। ऐसे 7 नरक हैं। इन 7 नरकों में पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा। इसका नाम रत्न प्रभा पड़ने का कारण ये कि इस नरक की आभा रत्नों जैसी है, इसलिए इसका नाम रत्न प्रभा नरक पड़ गया। अब इस रत्न प्रभा नरक में अक्सर नरक की चर्चा हम त्रसनाड़ी के आधार से करते हैं, लेकिन सिर्फ त्रसनाड़ी में नरक है ऐसी बात नहीं। जो पहली पृथ्वी कही जाती है, पहला नरक कहा जाता है, वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूर्ण रूप से फैला हुआ है। तो ये पूर्ण रूप से फैला हुआ है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इसलिए
प्रथम नरक कहो या प्रथम नरक की भूमि कहो, ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूर्ण रूप से फैली हुई है। और इस प्रथम नरक की ऊंचाई कितनी है? तो 80,000 योजन। ये हमने पहले देखा था, आपको याद दिलाने के लिए यहां पर दिखाता हूं। ये हमने पहले देखा था कि पहले 16 योजन की अधोलोक में पहले 16 योजन का खरभाग, फिर 84,000 योजन का पंख भाग और 80,000 योजन का अबहुल भाग है। जिस अबहुल भाग में नरक पाया जाता है, जिसको हम पहला नरक कहे, रत्न प्रभा पृथ्वी कहो, सब एक ही बात है। और इसकी ऊंचाई 80,000 योजन इतनी है और चौड़ाई पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह फैली हुई यह भूमि है। आ गया समझ में? इस प्रकार से यह पहले नरक का आकार हमने देखा। अब थोड़ा इसकी विस्तार से आज चर्चा करनी है, जो कि पूरे पहले नरक के बारे में विस्तार से हम देखेंगे। ये पहला नरक रत्न प्रभा नरक, प्रभा मतलब आभा, जिसकी आभा रत्नों जैसी होती है। पूरी जगह पूरी भूमि में ऐसी ही आभा फैली हुई है। अब देखो यहां पर तो आपको गैप दिखाई दे रहा है, दिखने में तो गैप दिखता है लेकिन ऐसा गैप नहीं है। ये पूरी ठोस भूमि है, भरी हुई भूमि है। इस भरी हुई भूमि में चारों ओर ठोस भूमि और बीच में त्रसनाड़ी। देखो ये मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि जब भी त्रसनाड़ी की चर्चा चलती है, हमारे ध्यान में एक एक राजू बाय एक राजू का चौरस पूरा 14 योजन ऊंचा ऐसा चौरस ठोस पिंड हमारे दिमाग में आता है। लेकिन वो ठोस पिंड वगैरह कुछ नहीं है। इतना आकाश द्रव्य का, एक राजू बाय एक राजू का जो आकाश द्रव्य है, इन आकाश द्रव्यों में त्रस जीव पाए जाते हैं। यहीं पर मध्यलोक की भूमि है, इसी में ऊर्ध्वलोक के विमान पाए जाते हैं। ऐसा लोकाकाश का ही एक भाग है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई वज्र की दीवालों से भरा हुआ नहीं है। आ रहा है समझ में? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर त्रसनाड़ी को देखते हैं तो बिल्कुल चौकोन हमारे दिमाग के सामने आते हैं। वो चौकोन इसलिए आता है कि समझाने के लिए वो चौकोन दिखाया जाता है, लेकिन वो चौकोन है नहीं। या ऐसे भी नहीं समझना कि ये चारों तरफ कांच की दीवारें लगी है तो यहाँ का कोई जीव इधर त्रसनाड़ी में नहीं जा सकता और त्रसनाड़ी का कोई जीव बाहर नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं। ये पूरा का पूरा लोकाकाश ही है। इसीलिए त्रसनाड़ी कोई वज्रमय दीवालों से नहीं बनी है, बल्कि आकाश के उतने हिस्से में त्रस जीव पाए जाते हैं। ऐसे ही इस प्रथम भूमि में, नरक की रत्न प्रभा भूमि में, यहां पर त्रसनाड़ी का आकार निकाला है। इतने भाग में ये प्रथम नरक के जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, दुखों का वेदन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। कितने हिस्से में? ये एक राजू बाय एक राजू की त्रसनाड़ी के अंदर। बाहर बाहर कहीं पर भी आपको नारकी दीव नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये पूरी की पूरी भूमि ठोस भूमि है। यहां पर कोई गड्ढा नहीं, कोई गैप नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई खाली जगह नहीं। इसीलिए ये बाहर की भूमि पूरी ठोस, इस एक राजू बाय एक राजू की जो त्रसनाड़ी आपको दिखाई दे रही, उस त्रसनाड़ी में ही मात्र यहां पर निगोदी नारकी जीव पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या ये त्रसनाड़ी में सभी जगह नारकी जीव पाए जाएंगे?
नहीं, यहां पर भी इस त्रस नाड़ी में यहां पर बिल पाए जाते हैं। ये देखिए, ये हम त्रस नाड़ी में पहुंचे और यहां पर त्रस नाड़ी के बिल पाए जाते। त्रस नाड़ी के नहीं, यहां पर भी ये समझना, जो त्रस नाड़ी का भाग है यहां पर भी ठोस भूमि है। अभी अपन क्रम से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, पहले ही चित्र में या पहले ही एनिमेशन में आपको क्लियर नहीं होगा। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक बातें समझ लो। तो इस त्रस नाड़ी के अंदर इस प्रकार के बिल पाए जाते हैं। किसके बिल पाए जाते हैं? प्रथम नरक के बिल पाए जाते हैं। मतलब भूमि तो बहुत लंबी चौड़ी है, चौड़ी तो देखिए सामने से पीछे तक तो 7 राजू इतनी चौड़ी है, साइड में 1 राजू से कुछ अधिक दोनों तरफ भूमियां हैं, इतनी की पूरी ठोस भूमि इसमें पाई जाती। लेकिन इस ठोस भूमि में 1 राजू बाय 1 राजू की त्रस नाड़ी का जो भाग है उसमें बिल पाए जाते हैं। बिल क्यों कहते हैं? देखो, इसके बारे में तिलोय पन्नति, इसमें एक वर्णन आता है भवनवासी देवों का, कि भवनवासी देव है, उनके भी महल भूमि के अंदर है और नारकियों के बिल भी भूमि के अंदर है। तो वहां पे प्रश्न उठाया, जब दोनों के भवन, दोनों के घर, दोनों के रहने के स्थान जब भूमि के अंदर हैं, तो भवनवासी देवों के या व्यंतर देवों के घरों को भवन क्यों कहते हो और नारकी जीवों के घरों को बिल क्यों कहते हैं? तो उसमें जवाब दिया कि जैसे किसी व्यक्ति ने जमीन के नीचे भूमि में भूमिगत एक कमरा बनाया और उसी प्रकार से सर्प ने भी भूमि के अंदर अपना घर बनाया, तो सर्प की भूमि को तो बिल कहते हैं और जिस व्यक्ति ने जमीन के नीचे कमरा बनाया उसको घर कहते हैं। भले ही गर्भगृह कह लो या भूमिगत ग्रह कह लो, लेकिन घर ही कहा जाता है, क्योंकि हीन जाति के जीवों के घरों को भूमिगत होने के बाद बिल कहते हैं और उच्च जाति के जीवों के घरों को घर या महल भू ऐसा कहते हैं। इस प्रकार का तर्क आपको तिलोय पन्नति में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसी उद्देश्य से, इसी को लक्ष्य बनाकर यहां पर इस नरक के अंदर इस प्रकार के बिल पाए जाते हैं और इन बिलों में नारकी जीव उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और मरते भी हैं। अब इनको बिल क्यों कहते हैं उसका एक कारण यहां पर बताया है, वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ये देखिए, आपके सामने ये नरक का वो हिस्सा है जो कि पहले भूमि में पाया जाता है और वो भी त्रस नाड़ी के अंदर वाला एक हिस्सा हमने यहां पर निकाला हुआ है। ये पूरा उसका एक पार्ट है। ये इस पार्ट में देखो, ये वो भूमि है जो कि आपको रत्नों से बनी हुई भूमि दिखाई दे रही, ठोस पिंड रूपी भूमि है। इस ठोस पिंड रूपी भूमि में इस प्रकार से बीचों बीच एक होल दिखाई दे रहा है। होल पूरा खाली जगह है। भूमि तो इस प्रकार से पैक है, ऊपर से बिल्कुल पैक है। ऊपर से पैक होते हुए भी उसके अंदर इतना भाग पूरा खाली है। ऊपर भूमि, साइड में भूमि, नीचे भूमि,
बीच में इतना सा हिस्सा पूरा गोलाकार अ, खाली जगह दिखता है। ये उसकी नीचे की भूमि, ये उसकी दीवाल और इसके ऊपर दोबारा भूमि है। मतलब जैसे बर्तन होता है, नीचे से भी बंद होता है, साइड से भी बंद होता है और उस बर्तन के ऊपर यदि आपने कोई ढक्कन लगा दिया तो ऊपर से भी बंद हो गया। चारों तरफ से बंद होते हुए भी अंदर का हिस्सा खाली होता है। इसी प्रकार से ये नरक भूमि का भी ऐसे ही है। ये नारकी जीवों के जो बिल होते हैं, ऐसे अखंड भूमि में गैप वाले, होल वाले होते हैं। इसको कहते हैं नरक का बिल। बिल भूमि के अंदर है, हीन जाति के जीवों का निवास स्थान है, इसलिए इसको बिल ऐसे कहा जाता है। और इस भूमि की अपेक्षा इसका आकार बहुत ही छोटा है। अभी यहां पर तो हमने समझने के लिए इतना बड़ा निकाला है, अभी उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये, भूमि की अपेक्षा इसका आकार बहुत छोटा है, इसलिए ये बिल भी कहे जाते हैं। और इसमें यहां पर नारकी जीव रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर बिल कहने के पीछे इसका कारण है। और भी देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपकी पहले 16 भूमिया, फिर यहां पे प्रथम नरक। इस प्रथम नरक में इस प्रकार से बिल पाए जाते हैं। ये तो पूरी भूमि है, यहां से ये देखो, ये पैक जो दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे पूरी पैक भूमि होती है। इस भूमि के अंदर इस प्रकार के बिल पाए जाते हैं। ये जो आपको निकाल के दिखाया है, ये कोई रंगोली नहीं बनाई, ये इस प्रकार के बिल पाए जाते हैं। इनकी चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। ये देखिए, ये भूमिगत बिल हो गए। ऊपर भूमि, नीचे भूमि, साइड में भूमि, सब जगह भूमि है, लेकिन इसके बीच में इस प्रकार का गैप पाया जाता है और इसके अंदर ऐसे बिल होते हैं और इन बिलों के अंदर नारकी जीव होते हैं। आ गया। अब इस प्रकार की आकृति से आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार से प्रथम नरक में नारकियों के बिल होते हैं। बिल कैसे होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रथम नरक। इस प्रथम नरक का एक लेयर मैंने यहां पर लिया। अभी अपने को चर्चा करनी है पटलों के बारे में। तो ये एक पटल है, इस पटल के बारे में थोड़ा सा देखो। ये बीच में काला डॉट दिखाई दे रहा है, ये उस प्रत्येक लेयर के बीच में होने वाला एक बिल है। इस बिल का नाम है इंद्रक बिल। इंद्रक इसलिए कहा क्योंकि इस भूमि के सेंटर में ये होता है, इसलिए इसको इंद्रक कहते हैं। और इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी राइट हैंड में लीजिए, लेफ्ट हैंड में लीजिए, उत्तर की तरफ देखिए, दक्षिण की तरफ देखिए, सब जगह ऐसे लाइन में बिल आपको दिखाई देते हैं।
इन लाइन में होने वाले बिलों को कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। श्रेणी मतलब आप तो जानते हैं ना, आकाश की श्रेणी, श्रेणी के अनुसार विग्रह गति के जीवों का अनुश्रेणी गति, श्रेणी के अनुसार जीवों की गति होती है, गमन होता है। ऐसे ही नरक के एक पटल में सेंटर में इंद्रक बिल और चारों तरफ ऐसे क्रम से लाइन में होने वाले बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। एक चारों दिशाओं में होने वाले श्रेणीबद्ध बिल, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। ये तो हो गए चार दिशाओं में होने वाले श्रेणीबद्ध बिल। ऐसे ही चार विदिशाओं में भी श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, ये हो गए विदिशाएं। इन विदिशाओं में भी श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। तो कुल मिला के समझ में आया होगा कि श्रेणीबद्ध बिल दिशाओं में भी होते हैं और विदिशाओं में भी होते हैं। इनको कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। और तीसरे प्रकार के बिल होते हैं जो कि पुष्प की तरह यत्र तत्र सर्वत्र फैले होते हैं। कैसे? ये देखिए, इन श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में आपको त्रिकोण, चौकोन, गोल ऐसे अलग अलग आकार के बिल दिखाई दे रहे हैं। ये सब फैले हुए इतस्ततः सर्वत्र फैले हुए ये बिल होते हैं। इनका कोई आकार और कोई विषय क्या बोलते हैं, कोई शेप अवश्य होगा। क्या होगा उसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। ये इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल जो है ये गोल आकार के होते हैं और बाकी के बीच बीच में फैले हुए जो बिल होते हैं वे चौकोन, त्रिकोण, गोल ऐसे अलग अलग आकार के बिल होते हैं। अब देख लो, हर एक पटल में एक इंद्रक बिल होता है और दिशाओं में जो श्रेणीबद्ध बिल होते हैं उनकी संख्या 49, 49, 49। इतने बिल श्रेणीबद्ध दिशाओं में होते हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। इन चार दिशाओं में 49 बिल होते हैं और विदिशाओं में 48 बिल होते हैं। क्या कहा? फिर एक बार बोलता हूं, समझना। एक पटल में बीच में एक बिल, पहले पटल में श्रेणीबद्ध दिशागत बिल है, उनकी संख्या है 49 और विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल है, उनकी संख्या है 48 और बीच में बिखरे हुए सब इधर उधर जो बिल है ये असंख्यात होते हैं। इस प्रकार से इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और ये बीच में फैले हुए बिल, ऐसे तीन प्रकार के बिल पहले नरक के पहले पटल में पाए जाते हैं। अब ये समझना, पटल माने क्या, वो प्रश्न आपके दिमाग में उत्पन्न हुआ होगा, उसका थोड़ा स्वरूप समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने है, ये इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल, ये दो ही बिल यहां पर मैंने निकाले हुए हैं। अभी नहीं आया आपके यहां? आ गया। तो ये देखिए, ये बीच वाला लाल जो है तुरंत दिखाई दे, ये इंद्रक बिल है और बाकी ये है श्रेणीबद्ध बिल। अब देखिए,
ये देखिए, ये पूरी प्लेन भूमि है। इन प्लेन भूमि में इस प्रकार का गड्ढा दिखाई देता है। ये तो हो गए उनके नरक के बिल। अब देख लो सामने से, ये जो आपको बिल दिखाई दे रहे हैं ना, ये बीच वाला एक ठोस भूमि का भाग दिखाई देता है। फिर गैप दिखाई दे रहा है, फिर ठोस भूमि का भाग दिखाई दे रहा है, फिर गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप नहीं होता है, ये गैप मैंने आपको समझने के लिए निकाला हुआ है। वास्तव में इसको यदि आप देखेंगे, तो ये देखिए, ये इस प्रकार से साइड से दिखाई दे रहा है ना, ये इस प्रकार से ठोस भूमि है। इस ठोस भूमि के अंदर दिखाई दे, इसलिए ये गैप मैंने निकाला है। ऐसे ठोस भूमि के अंदर इस प्रकार के बिल पाए जाते हैं। अब देख लो, इस भूमि के अंदर जब घुसेंगे तो इस प्रकार से आपको बिल दिखाई देते हैं। दिखाई दिए, इस प्रकार के भूमि के अंदर बिल है। लेकिन बाहर से जब भूमि देखते हैं तो बिल्कुल ठोस भूमि होती है। अब ये जो ठोस भूमि है, इस भूमि के अंदर ये जो बिल है ना, ये बिल क्रम से है चारों दिशाओं में, और चारों दिशाओं में होने वाले क्रम से बिल एक एक लेयर में है। लेयर में मतलब क्या? जैसे 4 मंजिल की बिल्डिंग है तो हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। इस प्रकार से जैसे स्टेप बाय स्टेप क्रम होता है, ऐसे ही एक लेयर में श्रेणीबद्ध बिल, इंद्रक बिल और बाकी के बिल होते हैं। फिर आगे चलो तो दूसरे लेयर में फिर इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और बिखरे हुए बिलों को कहते हैं प्रकीर्णक बिल। तो ये इसमें होते हैं। फिर तीसरे लेयर में देखो, यहां पर भी देखेंगे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इस प्रकार से प्रथम नरक में ऐसे लेयर होते हैं। गैप कुछ नहीं, ठोस भूमि में एक लेयर में क्रमशः सब बिल पाए जाते हैं। उन बिलों की हाइट कम ज्यादा जरूर होगी, लेकिन होंगे एक लेयर में ही। ऐसे नहीं कि कोई बिल ऊपर है और कोई बिल उससे थोड़ा सा नीचे है, फिर तीसरा बिल दोनों के बीच में है, ऐसा नहीं। यदि ऊपर का सबका मुख देखे तो सबका मुख एक समान होता है, लेकिन ऊंचाई में ये तीनों प्रकार के बिलों की हाइट अलग अलग है। इसीलिए मुख जब एक समान है, उस एक समान मुख में होने वाले बिलों के जगह को कहते हैं पटल। आ गया कुछ समझ में? पटल का भाव भाषण हो गया। ऐसे ये देखिए, ये सबका मुख एक जैसा है, लेकिन इसके अंदर घुसेंगे तो इनकी हाइट श्रेणीबद्ध बिलों की, इंद्रक बिल की और प्रकीर्णक बिलों की हाइट कम ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन मुख देखेंगे तो सबका एक समान एक लेवल में होता है। ऐसे एक लेवल में होने वाले नारकियों के बिलों को और उस जगह को कहते हैं पटल। ठीक, अब ये हो गया पहला पटल, ये हो गया दूसरा पटल, ये हो गया तीसरा पटल। ये उसके अंदर इस प्रकार के भूमि के अंदर बिल कैसे दिखाई देंगे, वो मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। थोड़े से काले हैं, अब काले ही होंगे, नारकियों के बिल गोरे थोड़ी ना होंगे। तो ऐसे ये काले बिल इसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एक प्रतर में, एक पटल में होने वाले बिलों का आकार हमने यहां पर देखा। और ये सब एक ठोस भूमि, जो कि प्रथम पृथ्वी की भूमि है, जिसका नाम है रत्न प्रभा, और उसकी हाइट है 80,000 योजन। ठीक,
अब ये समझ में आ गया होगा। ऐसे 80,000 योजन की एक ठोस भूमि में पटल कितने पाए जाते हैं? तो कहा 13 पटल पाए जाते हैं। पहली भूमि में 13 पटल है और पहले पटल में जो अपन ने अभी देखा ना, पहले पटल में श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या 49, श्रेणीबद्ध दिशा में होने वाले बिलों की संख्या 49, विदिशाओं में होने वाले बिलों की संख्या 48 और प्रकीर्णक बिलों की संख्या असंख्यात। ऐसे ये प्रथम नरक में त्रस नाड़ी के अंदर होने वाले पहले पटल में होने वाले बिलों की संख्या मैंने आपको समझा। आ गया कुछ समझ में? थोड़ा सा लंबा चौड़ा हिसाब है लेकिन समझ में आने लायक है। अब देखो यहां पर श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या का प्रमाण पहले पटल में बताया 388 इतने श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। श्रेणीबद्ध दिशा और विदिशा दोनों मिलके, क्योंकि हर दिशा में 49 बिल, विदिशाओं में 48 बिल। आ गया समझ में? तो एक 48 और एक 49, इनको प्लस करो, इनको 4 से गुणा करो तो अपने आप पहले पटल में होने वाले श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या समझ में आएगी। उसमें एक इंद्रक बिल ऐड करोगे तो 389 इतने पहले पटल में इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या है। ठीक, अब थोड़ी संख्या की ही चर्चा की तो हम ये भी समझते हैं कि पूरे के पूरे पहले नरक में कुल मिला के मतलब श्रेणीबद्ध बिल, इंद्रक बिल और प्रकीर्णक बिल, इनकी संख्या कितनी है? तो बताया गया पहले नरक में होने वाले बिलों की संख्या 30 लाख इतनी। कितनी? 30 लाख। सोचो इतने ये बिल पहले नरक में पाए जाते हैं। अब दूर से तो आपको इतने इतने से दिखाई दे रहे हैं, अंगुल जितने तो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बड़ी बात। अब इसका प्रमाण देखते हैं। देखने के बाद आप भौचक्के रह जाओगे। कैसे भौचक्के रह जाओगे? देखो ये मैं आपको बताता हूं। ये आपके सामने दिखाई दे रही आकृति है। ये क्या है? ये नरकों में एक राजू बाय एक राजू में होने वाले कुल मिला के श्रेणीबद्ध और इंद्रक बिलों का आकार है। प्रकीर्णक बिल इसमें नहीं लिए गए, मात्र इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिलों का आकार समझाने के लिए ये मैंने आकृति बनाई। अब देखो इसमें आपको दिखाई तो दे रहा है, ये जो पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पहले नरक के बिल, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है ये दूसरे नरक के, ये तीसरे नरक के, ये चौथे, पांचवें, छठे और ये सातवें। ये बिलों का आकार, बिलों की संख्या और बिलों का प्रमाण बताया। अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है प्रकार। ये पहला है इंद्रक बिल, ये मैंने बड़ा निकाला है लेकिन ये बड़ा नहीं, सबसे छोटा होता है। कैसे? उसको अपन बाद में देखते हैं, पहले बिलों को तो समझ लीजिए। ये बीच वाला पहला बिल है, जिस पहले बिल में बिल का आकार है 45 लाख योजन। क्या कहा? प्रथम नरक का पहले पटल में होने वाला प्रथम इंद्रक बिल, इसका आकार है 45 लाख योजन और ये बिल सबसे छोटा हो गया। क्या कह रहा हूं? आ रहा है कुछ समझ में?
आपने 45 लाख यह आंकड़ा पहले भी सुना हुआ है, सुना है कि नहीं? कहां सुना होगा? मध्यलोक। मध्यलोक के ढाई द्वीप का आकार कितना है? 45 लाख योजन। मनुष्य लोक का आकार कितना है? 45 लाख योजन। मानुषोत्तर पर्वत तक इस मध्यलोक की भूमि का आकार कितना है? 45 लाख योजन। इतने आकार का तो नरक में पहला इंद्रक बिल का आकार है। आ गया कुछ समझ में? अब आगे चलते हैं। देखो, पहला इंद्रक बिलों में सबसे बड़ा है। क्या कहा? पहला इंद्रक बिलों में सबसे छोटा बड़ा है। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और अंतिम 7वें नरक के इंद्रक बिल के पास पहुंचते, ये 7वें नरक का इंद्रक बिल है ना, इस इंद्रक बिल का आकार है 1 लाख योजन। क्या ये भी तो कहीं सुना हुआ आपको लग रहा होगा? ये आकार कहां सुना है आपने? मध्यलोक की जब चर्चा की थी तो हमने चर्चा की थी जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं। इस जम्बू द्वीप का आकार कितना है? 1 लाख योजन। मतलब ये सोचना, एक जम्बू द्वीप के आकार का सबसे अंतिम इंद्रक बिल है। मतलब इंद्रक बिल में भी सबसे छोटा से छोटा कितना होगा? तो उस सबसे छोटे से छोटे बिल का आकार 1 लाख योजन है। तो सोचना, इतना सबसे छोटा बिल है तो फिर बड़ा बिल कितना होगा उसकी चर्चा करते हैं। देखो, ये हो गया इंद्रक बिल। अब इस इंद्रक बिल के चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। इन चारों दिशाओं में होने वाले श्रेणीबद्ध बिलों का यहां पर मैंने आकार निकाला है। एक दिशा से देखते हैं। देखो, ये देखिए, ये पहले पटल में होने वाले इंद्र श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या एक दिशा में 49। आगे थोड़ा सा देख लीजिए, अभी निकाला ही है तो थोड़ा सा आगे की भी चर्चा करें। दूसरे पटल में मैंने कहा ना, पहले नरक में कितने पटल हैं? 13। उन 13 पटलों की चर्चा कर रहा हूं। तो पहले पटल में 49 बिल, दूसरे पटल में 48 बिल, तीसरे पटल में 47 बिल, चौथे पटल में 46 बिल। ऐसे क्रम क्रम से जैसे जैसे नीचे के पटलों की ओर जाएंगे वैसे वैसे श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या एक एक प्रमाण से कम होती जाएगी। क्या समझ में आया? पहले नरक के पहले पटल में 49 बिल हैं। इसके क्रमशः आगे के पटलों की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे के पटलों की ओर जाएंगे वैसे वैसे एक एक श्रेणीबद्ध बिल कम होंगे। ध्यान देना हर शब्द की ओर। सिर्फ श्रेणीबद्ध बिलों की चर्चा कर रहा हूं, प्रकीर्णक बिलों की नहीं, इंद्रक बिल की तो नहीं, मात्र श्रेणीबद्ध बिल। तो पहले पटल में 49, दूसरे पटल में 48, तीसरे पटल में 47, चौथे पटल में 46। ऐसे एक 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 कम होते जाएंगे। ये हो गया पहले नरक का प्रमाण। दूसरे नरक में जाएंगे तो पहले नरक के अंतिम पटल में जितने बिल थे उससे एक बिल दूसरे नरक के पहले पटल में होगा। फिर कम होते 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 जाएंगे। दूसरे नरक के अंतिम पटल में जितने बिल हैं उससे तीसरे नरक के पहले पटल में एक बिल कम होगा। ऐसे क्रम से एक 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 बिल कम करते जाएंगे और जब 7वें नरक में पहुंचते हैं तो 7वें नरक में मात्र एक इंद्रक बिल और दिशागत एक एक ही बिल बचता है। क्या कहा?
कि पहले नरक के पहले पटल में श्रेणीबद्ध बिल 49 थे दिशागत, और विदिशागत 48 बिल थे। कम होते होते अंतिम 7वें नरक तक पहुंचे, तब दिशागत मात्र एक एक बिल बचा। विदिशाओं के बिल सब गायब हो गए और प्रकीर्णक बिल भी सब गायब हो गए। सिर्फ एक इंद्रक बिल और 4 श्रेणीबद्ध बिल, इतने ही बिल बचते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा इसका कारण मैं आपको समझाऊं। यदि हम सातों नरकों के पटलों की संख्या जब देखते हैं, तो सातों नरकों के पटलों की संख्या है 49, 49। अब समझना, पहले नरक में 13 पटल है, दूसरे नरक में 11 पटल है, तीसरे नरक में 9 पटल है। ऐसे जब कम कम करते जाएंगे, दो दो कम करेंगे, तो अंतिम पटल में मात्र एक, अंतिम नरक में मात्र एक ही पटल बचेगा। ये मैंने आपको पूरे बिलों का प्रमाण समझ में आए इसके लिए समझाया। अब एक एक नरकों में जाएंगे तो वहां के बिलों की संख्या का हिसाब लगाएंगे। अभी तो पहले नरक की चर्चा चल रही है, तो पहले नरक से लेके अंतिम नरक के पटल तक जाते हैं, तो कुल मिलाकर पटलों की संख्या है 49। इसीलिए 7वें नरक के एक पटल में मात्र 4 दिशाओं में ही बिल बचे। विदिशाओं में क्यों नहीं बचे? इसलिए नहीं बचे क्योंकि पहले पटल की विदिशाओं में 48 बिल थे, तो वो 48 पटल तक ही रहेंगे, 49वें पटल में नहीं रहेंगे। इसीलिए ऐसे सातों नरक में पटल है 49, इसमें एक इंद्रक बिल और बाकी श्रेणीबद्ध बिल और फिर प्रकीर्णक बिल, ऐसे सब बिल प्रत्येक पटल में पाए जाते। आ रहा है कुछ समझ में? इसमें पहले नरक के पहले पटल में होने वाले इंद्रक बिल का प्रमाण 45 लाख योजन है। आ गया समझ में? ये तो आपको बताया मैंने इंद्रक बिल। अब देखना, इनका प्रमाण थोड़ा समझते हैं। इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। ये मैंने आपको अभी समझाया ना, ये किस प्रकार के होते हैं, इसका आकार यहां पर निकाला है। ये देखो, ये पहले नरक का 13वां पटल, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ये 12वां पटल, ये 11वां, ऐसे क्रम से ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ये सबसे अंत में आएगा पहला पटल। ये हो गया इसका पहला पटल, ठीक। और जब ऊपर से देखोगे, ये भूमि के अंदर है, आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये इस प्रकार का। देखो, ये मात्र मैंने श्रेणीबद्ध बिल निकाले तो इतना भीड़ भड़ाका दिखाई दे रहा है। अब इसमें प्रकीर्णक बिल जब निकालेंगे तो इसकी क्या हालत होगी, कितने होंगे? आ गया समझ में? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पहले नरक में 13 पटलों में मिलकर 30 लाख कुल मिला के नारकियों के बिल पाए जाते, और इन 30 लाख बिलों में सभी में नारकी पाए जाएंगे। कितने हैं? असंख्यात प्रमाण आता है नारकियों का, इतने एक एक बिलों में हैं, तो ये 30 लाख बिलों में कितने हो गए, तो सोचना। और ये तो मैंने पहले नरक की बात की, जब सातों नरक तक पहुंचेंगे तो इन बिलों की संख्या कितनी होगी वो भी देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। आ गया समझ में? ये हो गए पटल और पटलों में होने वाले बिलों का प्रमाण। अब देख लो, ये इंद्रक बिल, ये श्रेणीबद्ध बिल,
और ये प्रकीर्णक बिल। इंद्रक बिल का आकार होता है संख्यात योजन। मैंने बताया ना, पहला इंद्रक बिल कितना है, 45 लाख योजन। संख्यात योजन माने क्या, जो संख्या मान से नापी जाए उसको कहते हैं संख्यात। जो संख्या मान से ना नापी जाए उसको कहते हैं असंख्यात। तो ये इंद्रक बिल तो होता है संख्यात योजन विस्तार वाला। श्रेणीबद्ध बिल होते हैं असंख्यात योजन विस्तार वाले। क्या कह रहा हूं, श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। और ये बीच में विखुरे हुए प्रकीर्णक बिल जो है ना, ये प्रकीर्णक बिलों का आकार संख्यात भी है और असंख्यात भी है। क्या कहा, समझ में आया कि इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाला, श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन। इसलिए मैंने कहा था कि इंद्रक बिल छोटा होता है और श्रेणीबद्ध बिल बड़े होते हैं, क्योंकि श्रेणीबद्ध बिलों का आकार असंख्यात है। इसलिए इंद्रक बिल से श्रेणीबद्ध बिल बड़े हैं। और बीच में विखुरे हुए बिल संख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी होते हैं। ऐसे ये संख्यात योजन विस्तार, असंख्यात, और ये सबके साथ जोड़ना संख्यात योजन विस्तार, असंख्यात योजन। योजनों में है इनका आकार, इतने बड़े बड़े ये बिल हैं। इस प्रकार से संख्यात असंख्यात और संख्यात असंख्यात ऐसे बिल होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया उनका, उनकी लंबाई, उनका व्यास। अब उनकी डेप्थ, ये गड्ढा कितना गहरा है, तो वो गहराई की बात करते हैं। पहले नरक में जितने भी पटल हैं, उन सब पटलों में जो बिल होगा, इंद्रक बिल, उस बिल का आकार है 1 कोस। अब ये सुनना, क्योंकि अगली बार जब मैं थोड़ा वर्णन करूंगा तो आपको प्रश्न उत्पन्न होने वाला है, लेकिन उसका मैं आपको यहीं पे खुलासा कर देता हूं। ये जो कोस प्रमाण है ना, ये कोस प्रमाण प्रमाण योजन वाला है। क्या मतलब, सामान्य योजन, जिन योजनों के द्वारा मनुष्य आदि प्राणियों की हाइट नापी जाती है, वो योजन अलग। और इससे 500 गुना जो बड़ा होता है उसको कहते हैं प्रमाण योजन। मतलब समझ लो कि मनुष्य का आकार 1 कोस है और उससे नरक को नापा जाए तो वो 500 गुना बड़ा होगा। है तो 1 ही कोस, लेकिन उसका प्रमाण 500 गुना बड़ा होगा। क्योंकि ये मैंने बीच में भी कई बार बताया है कि जितने भूमियों के आकार हैं, भले ही पर्वत हो, नदी हो, बिल हो, भवन हो, भवन तो नहीं, पर्वत हो, ये इन सब के आकार होते हैं प्रमाण योजनों में। और मनुष्य देव नारकियों की हाइट होती है वो 500 योजन कम वाले योजन में। ठीक, तो अब ये समझना, इसकी हाइट है 1 कोस। इसको धनुष करे तो धनुष का इस 1 कोस में 2000 धनुष होते हैं। ये धनुष क्यों बताया, अभी तो समय हो ही गया, कि इन नारकियों के आकार की जब कल्पना करेंगे तो उनका आकार हाथ और धनुष में बताया जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया, ये प्रमाण याद रखना कि पहले नरक में होने वाला इंद्रक बिल, उसकी गहराई 1 कोस, वो भी प्रमाण योजन कोस वाला है। ठीक, अब आगे चलो। श्रेणीबद्ध बिल, उसकी गहराई 1.33 कोस। मतलब श्रेणीबद्ध बिलों की गहराई और अधिक है। और फिर
प्रकीर्णक बिलों की गहराई 2.33 कोस। क्या हुआ? इंद्रक बिल 1 कोस, श्रेणीबद्ध बिल 1.33 कोस और प्रकीर्णक बिल 2.33 कोस। इस प्रकार से इन बिलों की ऊंचाई कहो या गहराई कहो, इतनी पाई जाती है और इन 1 कोस गहराई में असंख्यात नारकी जीव पाए जाते। अब आप सोचोगे एक ही तो कोस है, इसे में असंख्यात नारकी जीव कैसे पाए जाएंगे? अरे आपकी जो कुआं है, उस कुएं में एक चींटी, छोटी सी चींटी गिर जाए, मुझे बताओ वो कितनी, उसके लिए कुआं कितना बड़ा हो गया। इसी प्रकार से एक कोस कहते हैं तो छोटा जरूर दिखाई देता, लेकिन यहाँ के प्राणियों के लिए इस 1 कोस रूपी हाइट को लांघना असंभव है। क्यों असंभव है? अगली बार जब यहाँ के जीवों की हाइट नापेंगे ना, तो आपको पता चले। इसमें यह भी देखना है हमें तो इन नारकी जीवों की उत्पाद जहां पर उत्पन्न होते हैं, वो स्थान कैसा है, वहां से नारकी गिरते हैं तो कहां पर गिरते हैं और किस प्रकार के दुखों का वेदन सहन करते। तो आ गया समझ में? तो यहां पर पहले नरक की ऊंचाई कहो, गहराई कहो, 1 कोस और श्रेणीबद्ध की 1.33 कोस और प्रकीर्णक की 2.33 कोस, इतनी हाइट है। आ गया समझ में? अब थोड़ा अगली बार चर्चा करने ही वाले हैं, तो उसका एक प्रमाण मैं आपको सामान्य रूप से यहां पर बताता हूं। देखो, ये बिल एक नरक में होने वाले इंद्रक बिल का आकार मैंने यहां पर निकाला। ऐसा कह दो कि नरक की भूमि का एक टुकड़ा यहां पर लेके आपके सामने आया, तो ये चारों ओर से पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ये नरक की भूमि है, इसका ये इंद्रक बिल है और इस इंद्रक बिल को हमने बीच में से काट दिया। ये कोई घर की बात है कि जो चक्कू ले लिया और काट दिया? अरे काटना नहीं, ये कल्पना में काट कर देखना है। बिल को काटना कोई संभव बात नहीं है। अब देख लो, मैंने अभी आपको बताया ना, यहां पर ये यहाँ के नारकियों की हाइट है। कहाँ के? प्रथम नरक के नारकियों, प्रथम नरक के प्रथम पटल में होने वाले नारकियों की हाइट। क्या हाइट है? पहले नारकी की हाइट कम से कम दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई तो दे रहा होगा। ये पहला नारकी नहीं, एक नारकी, इस एक नारकी की कम से कम हाइट होगी 3 हाथ और इसी पहले नरक के अंतिम पटल में होने वाले नारकी की हाइट होगी 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। में होने वाले नारकी की हाइट है 3 हाथ और अंतिम पटल में होने वाले नारकी की हाइट है अधिक से अधिक 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल। समझ लो, एक धनुष 3.5 हाथ का है, तो 3.5 हाथ गुना 7 प्लस 3, इतनी होगी। तो ऐसा समझ लो
कि इससे ये नारकी बहुत बड़ा हो गया। ठीक ऐसे पहले नरक में नारकियों की हाइट कम से कम 3 हाथ, अधिक से अधिक 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल, ऐसे इन नारकियों की हाइट है। अब समझना, ये तो मैंने हाथ बताया, यहां पर तो इन नरकों की हाइट की ऊंचाई का प्रमाण योजनों में है, और योजन 4 कोस का 1 योजन होता है, समझना। तो 4 कोस का 1 योजन, उसमें से 1 कोस इस प्रथम नरक की प्रथम पटल में होने वाले इंद्रक बिल की हाइट 1 कोस है। इसको 500 से भाग दो तो हो गई सामान्य रूप से कोस का प्रमाण। क्या कहा, फिर एक बार बोलता हूं, इस प्रमाण कोस को 500 से भाग दो। ठीक, 500 से भाग दिया तो हो गया सामान्य जीवों की ऊंचाई के लिए नापने वाला कोस। अब इसमें धनुष कितने हैं? 2000 धनुष है। अब उसमें से मात्र 7 धनुष ये पहले इंद्रक बिल में, पहले इंद्रक बिल में नहीं, 13वें नंबर के पटल में होने वाले इंद्रक बिल के जीव की हाइट, और पहले पटल में होने वाले 3 हाथ, समझना, 2000 धनुष का 1 कोस और 3.5 हाथ का 1 धनुष। तो सोचना, 1 धनुष भी जिसकी हाइट नहीं है और कोस का प्रमाण 2000 धनुष है, तो इतनी तो कम इन जीवों की हाइट है, तो ये क्या लांग पाएंगे? बहुत ऊंचा है नरक की दीवार। तो इस प्रकार से पहले नरक में 3 हाथ, पहले नरक के पहले पटल में ऊंचाई हो गई 3 हाथ, और पहले नरक के 13वें पटल में होने वाली जीवों की हाइट हो गई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। आ गया समझ में? ये आपके सामने नारकी खड़ा है, और इन नारकियों की ये हाइट देखने के लिए हमें मिलती है। ऐसे ये प्रथम नरक, और प्रथम नरक में 13 पटल, और 13 पटलों में होने वाले जीवों का सामान्य प्रमाण हमने देखा। और भी कई बातें पहले नरक के बारे में जानने लायक है, समझने लायक है, उसकी चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। अभी का समय तो हो चुका। इस प्रकार से ये पहले नरक की चर्चा हमने यहां पर प्रारंभ की। देखना, नरक की चर्चा चल रही है, लेकिन इस नरक के अभी दुखों का वर्णन नहीं किया। कौन सा जीव पहले नरक में जाता है ये वर्णन नहीं किया। पहले नरक से निकलने वाला जीव कहां पे जाएगा इसका वर्णन नहीं किया। इस नरक में होने वाले उत्पाद स्थान का वर्णन अभी नहीं किया, वो भी एक विचित्र स्थान की बात है। इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करने वाले हैं। बहुत सुंदर है, और यहाँ के दुखों का वर्णन तो सुनते सुनते दंग रह जाओगे, थक हो जाओगे, डर भी जाओगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि छड़ाला में दौलत राम जी ने कहा है, यदि आपको एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई और फिर आयु कर्म का बंध भले ही हो जाए, तो भी नरक का आयु कर्म किसी को बंधेगा नहीं। इसलिए यदि ऐसे नरक में नहीं जाना है, तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात है सम्यक्त्व प्राप्त कर। अभी रोज सुबह का जो प्रवचन चल रहे हैं 8:30 से 9:15 बजे आत्मानुशासन के ऊपर यूट्यूब पे आपको लाइव देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रहे हैं, तो उसमें सम्यक्त्व की महिमा बहुत गाई है। वो इसी प्रकार से गाई है। आज ही सुबह विषय आया था, बहुत बड़ा आया, बढ़िया आया था। जो जीव सम्यक्त्व को प्रकट करता है वो बुद्धिमान है, और जो निर्बुद्ध जीव है
वो जीव इस भव में आकर भी सम्यक्त्व को प्रकट नहीं करता, और सम्यक्त्व को प्रकट नहीं करता, ये वहां के शब्द बता रहा हूं, टीका में लिखे हैं, वो जीव नरकादि दुर्गति में चले जाते हैं। तो दुर्गति कौन सी? ये ऐसी दुर्गति है, इस दुर्गति में नहीं जाना है, तो वहां पर बताया आपको सम्यक्त्व को प्राप्त करना चाहिए। जो जीव ऐसे सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा वो ऐसी दुर्गति में नहीं जाएगा। इतना कह के आज का यहीं पर विषय रुकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ, पहला प्रश्न गुलाबचंद जी का, पूछिए गुलाबचंद जी। दो सवाल हाँ, है। हाँ हाँ। पहले नरक में जो 13 पटल है, हाँ, तो 13 पटलों में जो श्रेणीबद्ध जो बिल है, हाँ, तो उनमें पहली श्रेणी में 49 बिल 49। बताया, हाँ, और बाद में एक एक कम होता हुआ 49, 48, 47, 46 इस प्रकार बिल बताए ना 13 तक। बिल्कुल। तो जब आकृति मैंने देखी हाँ, तो दोनों तरफ से यूं ऐसा कम कम होता जा रहा है, बिल्कुल। यूं यूं। तो हाँ, यूं कम होता जा रहा है, तो इस लाइन में से एक कम होना चाहिए, इस लाइन में से एक कम होना चाहिए। तो पहली श्रेणी के बाद जब दूसरी श्रेणी में आते हैं हाँ। तो दो कम होने चाहिए ना, एक कैसे कम हुआ? नहीं नहीं, एक दिशा में एक कम होगा। अच्छा अच्छा, एक दिशा में ऐसे एक तो कम। दो भी कम नहीं होंगे। आप मेरी बात सुनो हम्म, कि 8 बिल कम होंगे एक साथ। कैसे? 4 हर दिशाओं में 4 हर दिशा और का 4 एक एक कम विदिशाओं होता के है। 4। हर दिशा का एक एक कम होता जा रहा है, ऐसे 8 हाँ, दिशाओं के 8 कम होंगे। बिल्कुल। मतलब पहले इसमें यदि 49 है हाँ, तो दूसरे इसमें 41 होंगे। हाँ। इस प्रकार से 8 8 कम करते हुए। नहीं, 8 एकदम नहीं कम करना है। देखना, एक दिशा में 49 बिल है, ठीक। तो पूर्व में 49, पश्चिम में 49, दक्षिण में 49 और उत्तर में 49। तो उसमें से एक एक बिल दूसरे प्रतर में कम हो जाएंगे, पटल में कम होंगे। तो दूसरे पटल में चारों दिशाओं में यदि आप देखोगे तो 48 48 बिल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये हो गई दिशा की बात। अब विदिशाओं में जाओ, तो विदिशाओं में पहले पटल में ही 48 बिल थे, तो उसको यदि दूसरे पटल में पहुंचेंगे तो विदिशाओं में 47 बिल होंगे, चारों विदिशाओं में। ऐसे एक 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 सब जगह का, सब दिशाओं का कम होता जाएगा। ओके तो ओके। तो अब आप पटल की तुलना करोगे तो पहले पटल से दूसरे पटल में 8 बिल सीधे कम हो गए। ठीक है? ठीक, वो आ गया ठीक। समझ में। अब दूसरा सवाल ये है, जो हाँ, चित्र अभी स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, हाँ, तो इसमें उनकी ऊंचाई कम से कम 3 हाथ की बताई है। हाँ। तो ये कम से कम और अधिक से अधिक ऊंचाई, ये पहले पटल की और अंतिम पटल की इस हिसाब से आपने बताया। बिल्कुल। अब इनका तो वैक्रियक शरीर है, हाँ, अब ये तो छोटा बड़ा होता जाएगा। होता जाएगा। तो इस ऊंचाई का क्या मतलब हाँ, समझना आप, ये जब उत्पन्न होंगे ना, है? तो उत्पन्न होने की ऊंचाई उनका फिक्स प्रमाण होता है। अच्छा। वैक्रिक शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, एक दूसरे को मारने के लिए तलवार आदि भी बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनका मूल शरीर, जो अपन कहें मूल शरीर, उत्पाद होते समय, तो ये पहले पटल में जब उत्पन्न होने वाला जीव है तो उसकी हाइट होगी उत्पन्न होते समय की 3 अच्छा। हाथ होगी, इससे अधिक नहीं होगी। ठीक। ठीक है ना? अभी वो अगली बार मैं लूंगा कि पहले पटल में 3 हाथ, दूसरे पटल में कितना बढ़ गया, तीसरे पटल में कितना बढ़ गया।
अब अंतिम 13वें पटल में जाएगा तो वहां पर सबसे हाइटेड व्यक्ति यदि कोई नापोगे, व्यक्ति नहीं नारकी नापोगे, तो वो हो गया 7 हाथ वाला। तो वहां पर 3 हाथ वाला नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, वो अधिक से अधिक ऊंचाई बताई। वहां पे हो सकता है 3 हाथ वाला भी होगा, अब लेकिन अधिक से अधिक ऊंचाई होगी तो 7 धनुष वाली होगी। बराबर। ठीक अब है, कहते हैं वहां के जीव एक दूसरे को परस्परो दीरित दुखा, हाँ एक दूसरे को दुख देते हैं। बिल्कुल, अभी एक जीव दूसरे जीव को दुख देने को जा रहा है, हाँ तो जैसे अपन खेल करते हैं, भाई कोई आया अब हमें मारने के लिए तो हम छिप जाते हैं, हाँ। तो ऐसे ही ये नारकी जीव भी जब सामने वाला मारने को आ रहा है तब अपने शरीर को छोटा बना लिया। अरे लेकिन सामने वाला भी उतना ही चतुर है ना, वो भी तो बना सकता है उतना आकार। वो भी तो नारकी है ना, भले उसका 7 धनुष होगा लेकिन वो सूक्ष्म तो बन सकता है ना। ये अच्छा तरीका है कि भाई अपने आप को बचाना। वो एंट मैन है ना, इंग्लिश पिक्चर आती है एंट मैन, तो वो एंट मतलब छोटा बने तो सामने वाला भी छोटा बनेगा लड़ने के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है। अभी अभी दूसरे को पूछूं मैं? बिल्कुल। हाँ चलिए, राजेंद्र जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। यस सर, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही सर? आ रही। मेरे छोटे छोटे 3 प्रश्न है और उसके पहले मेरे को मन में जो भाव आया व्यक्त करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हम यहाँ भारत देश में जो दिल्ली में तिहाड़ जेल है, बम्बई में आर्थर रोड जेल है, वहाँ हाँ। क्या दुख हो गए उसकी हमारी कल्पना से बाहर है। तो नरकों के दुख की कल्पना तो बिल्कुल बाहर है, पर मल्टीप्लाई करके थोड़ा हम समझ सकते हैं सर। हाँ। दूसरा अभी प्रश्न आता है सर, ये हाँ। नरकों के बिल में जो मेन इंद्रक बिल बताया है, ये हाँ। इंद्रक शब्द से कुछ तात्पर्य है कि जो नाम है वो नाम है? नहीं नाम तो है ही, लेकिन सेंटर में भी तो है ना वो। हाँ सेंटर में है, इसके लिए तो इंद्रक इसलिए कहा। उसको इंद्रक कहते हैं। ठीक है सर। सर अगला प्रश्न ये है कि हम जब 3 लोग का नक्शा देखते हैं तो हाँ। नर्क से पहले नर्क से और 7वें नर्क से ऐसा होता है, आप मेरी हाथ की ओर देख रहे थे, ऐसा बिल्कुल बताया बिल्कुल है, आकार बढ़ता जाता है। बढ़ता। और जबकि आपने बिलो का जो 1 से 7 नीचे रहते हैं, तो आपने ऐसा आकार बताया है। तो हाँ वो कॉन्फ्लिक्ट हो लग रहा है कि वो दिमाग में नहीं घुस रहा, उल्टा क्यों है वो? देखिए, भूमि तो बड़ी होती जाएगी, अच्छा अच्छा, लेकिन इंद्रक बिलों की संख्या घटती जाएगी, ओके ओके, ये बात है, भूमि बढ़ रही इसलिए है। ये उल्टा दिखाई देता है। हाँ जी आकार हाँ तो जी बढ़ हाँ गया, अंतिम हाँ भूमि का आकार तो बढ़ गया, लेकिन हाँ वहां पर तो एक ही तो इंद्रक बिल है ना, हाँ हाँ हाँ, और श्रीभद्र समझ भी गया एक एक मैं। ही अंतिम जी 7वें नरक में इसलिए छोटा होता गया। हाँ, ठीक है। वो मैप में होके कंफ्यूज हो रहा था मेरे को। ठीक है चलिए आगे। सर अगला क्वेश्चन ये है, जैसे बुरालकर सर जी ने बताया कि जब इनकी व्यक्तिगत शरीर होती है तो बड़ा व्यक्तिगत शरीर बना के नरक के बिल में से कूद के बाहर नहीं आ सकते, एक कल्पना का विषय है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगली बार बताऊंगा आपको कि कोस और ये हाथ में कितना बड़ा अंतर है। बहुत कितना भी ऊंचा कूदे वो हाँ उतने नहीं जा सकता, वो आपके बंबई वाले जेल जैसा है, कितना भी हाँ। कूदे लेकिन दीवार पार नहीं कर सकता है वो। नहीं कर। पर सर व्यक्तिगत शरीर है तो उसको शरीर बढ़ाने की कोई लिमिट तो नहीं होगी ना सर, कुछ भी बड़ा शरीर बना सकता है ना सर, नहीं वो मेरा। देखो, बड़ा भले ही बना लेवे, लेकिन यहाँ की मर्यादा के बाहर नहीं बड़ा बना सकता। उसकी भी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है ना, जी जी तो उस ठीक है सर। मर्यादा के अनुसार उसका प्रमाण घटेगा। तो आप ऐसा सोचोगे वो एकदम 10 कोस का बना लेवे तो अपने हाँ आप 1 कोस के ऊपर तो चला ही जाएगा ना, जी लेकिन वो प्रमाण वो मर्यादा तो प्राकृतिक होगी कि वो उस नरक को नहीं लांघ सकता। तो छोटा बड़ा तो कर सकता है, उसमें भी मर्यादा रहेगी। ठीक है साहब, समझ में आया, मेरे नादान प्रश्नों को माफ करना। हो नहीं गया नहीं नादान नहीं, आप तो बड़ो सोच के प्रश्न पूछते हैं तो लोगों का लाभ होता है। चलिए बस चलिए, हो गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी है क्या? हाँ अभी तो 2-3 है। राजेंद्र जो कुलभूषण जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जैसा मेरे 2 क्वेश्चन थे,
तो एक क्वेश्चन सभी ने पूछा है तो मैं पूछूंगा नहीं, जबकि व्यक्ति एक शरीर का था तो वो सभी ने पूछा है। ठीक। दूसरा, जो प्रकीर्णक बिल की संख्या बताई है, हाँ हो सकता है मेरे लिखने में गलत है या सुनने में गलत है, संख्यात है असंख्यात है? नहीं, देखिए वो मैं वैसे तो असंख्यात योजन प्रमाण वाले बिल हैं, हाँ, लेकिन उनकी संख्या तो यहाँ पर मैं अगली बार वो सब गिनाने वाला हूँ हाँ, कि वही वही मैं बोला शीलबद्ध कि बिल उसकी कितने। संख्या तो इन नोन है, तो असंख्यात हाँ, कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, देखिए जब उसका प्रमाण नापा है तो वो संख्यात ही हो गया, असंख्यात कैसे होगा? मैंने वही, असंख्यात तो असंख्यात प्रमाण की अपेक्षा कहा, नापने की अपेक्षा मत समझना। अच्छा, ओके, नापने की अपेक्षा संख्या दी है क्योंकि वो तो संख्या नॉन थी, नॉन है संख्या उसकी। हाँ बिल्कुल, उसका प्रमाण बताया है त्रिलोकी पंडित में। वो हाँ, कैसे वो निकालना तो वो नॉन है भी मैं संख्या। अगली बार आपको समझाऊंगा। हाँ हाँ, चलो ठीक है। ओके पंडित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये सातवें पहले नरक में जो संख्या रहती है नारकियों की, हाँ और सातवें नरक में जो नारकियों की संख्या रहती है, उसमें कुछ फर्क रहता है? बिल्कुल है फर्क। कैसा? वो कैसा मतलब वो संख्या का प्रमाण सब नरकों में एक जैसा नहीं है, सब नरकों में तो प्रमाण कम है कि अलग अलग ज्यादा है? कम है ज्यादा है? नहीं, वो अभी सस्पेंस, अगली बार 7वें नरक पे पहुंचेंगे तब देखेंगे। नहीं तो अच्छा फिर अच्छा, 7वें नरक को सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। बराबर बराबर बराबर। नहीं आएगा, वो प्रमाण मैं बताऊंगा, यहाँ पर त्रिलोकी पंडित में उसका प्रमाण भी दिया है, ठीक है लेकिन ठीक थोड़े है क्रम प्राप्त समझेंगे। ठीक है ठीक। ठीक आहे. गुलाबचंद जी, तुम्हाला परत काय विचारायचं का? काय सांगायचं काय? हेलो. ये अभी राजेंद्र जी दोषी साहब ने जो बात कही थी ना कि भाई वो जो ऊपर के पहले पटल में बिलों की संख्या ज्यादा है और नीचे नीचे बिलों की संख्या कम होती जा रही है। तो दोषी साहब, मुझे एक बार विक्रांत जी, मैंने ऐसे तत्वर सूत्र का जब तीसरा अध्याय ले रहा था, जब मैंने कहा था कि ऊपर के जो नरक है थोड़े से वीआईपी टाइप के हैं, अच्छा. और जो कमरे है ना, हाँ, देखो कमरों में रहने को मिलता है, ऐसा थोड़ा सा इमेज करना, इमेज करने के लिए बराबर है, इमेज। सही बात है. और नीचे के इसमें जनरल हॉल होते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा. इतनी बड़ी संख्या एक हॉल में डाल दी उन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा. और ऊपर के इसमें हाँ, जैसे इतने लोगों को, चलो भाई आपको अभी आप इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप सुन लीजिए कि पहले नरक का जो है ना बिलों का आकार, हाँ वो राजा के राजमहल जैसा है, हाँ और अंत का जो बिल है ना 7वें नरक का, हाँ। वो बंबई के फ्लैट जैसा है. परंतु दोनों बिलों के दीवारें और जमीनें कांटों से भरी हुई है वहां पर। वहां हाँ, पे और दोनों कारपेट नहीं में है, दुख ही है. दुखी है, वो कारपेट नहीं है। सही बात है. दुखों की चलिए बात बढ़िया, अभी आई बहुत नहीं अच्छा. ना। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके नहीं, ठीक। चलिए तो अब अपन यहीं रुकते हैं, और अगली बार इसके आगे की विषय विस्तार से चर्चा करेंगे. बढ़िया विषय है, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये विषय और सुबह का विषय भी करीब पैरेलल ही चल रहा है, तो कुछ यहाँ का वहाँ रेफरेंस मिल जाता है तो बता भी देता हूँ. सुबह भी बहुत बढ़िया चल रहा है विषय, और अभी शाम का तो आज का बढ़िया चला ही, आप सबको समझ में तो आया ही होगा. तो आज यहीं रुकते हैं और जिनवाणी स्तुति करेंगे. अगले इतवार के दिन आगे का विषय अपन लेंगे. चलिए. जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोआणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो. 9 बार नमोकार मंत्र.
जय बोलो जिनवाणी माता की जय जय. सगळ्यांना जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सर, जय जय जिनेंद्र. जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र.